हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि मेरा प्रॉमिस है, मैं जब तक कि आप लोगों का री एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आप लोगों के लिए डेली एक री एग्ज़ाम के लिए यूपीपी का स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी। तो उसी वादे के मुताबिक आज की क्लास को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 18 होने वाला है आज। इससे पहले 17 टोटल प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये क्लासेस अभी तक नहीं देखी हैं तो इनको देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें अच्छे हैं और टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर किया जा रहा है। आज की क्लास में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी करने वाले हैं, और ज्योग्राफी में भी हम लोग सोलर सिस्टम करेंगे और उसके साथ ओशियनोलॉजी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में कुल टोटल क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें से 20 हिस्ट्री के होंगे और 20 ज्योग्राफी के होंगे। ठीक है, अच्छा, जो लोग आज चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मैं कहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिल जाएगी। और बेल आइकन में भी नोटिफिकेशन में ऑल करिएगा, जिससे कि समय से जानकारी मिलेगी, नोटिफिकेशन जाएगा आपके पास, तो आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाओगे और आप लोगों के पास बैकलॉग इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आया है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में, अपने जो भी आप लोगों के साथ के पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके सबके साथ शेयर करिएगा, जिससे कि वो लोग भी अपना रिवीजन अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चंद्रगुप्त के दरबार और उसके प्रशासन का वर्णन करती है मेगस्थनीज की एक कृति, उसका हमको नाम बताना है। तो चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, कौन थे ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट मेगस्थनीज जो हैं, इन्होंने जो किताब लिखी थी उसका नाम था इंडिका, और ये दरबारी कवि नहीं थे। मेगस्थनीज जो है आए थे भारत की यात्रा पे, उन्होंने इंडिका लिखी थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इंडिका में चंद्रगुप्त के दरबार और उनके प्रशासन के तरीके को, राज्य के बारे में पूरी खुलकर वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और गुप्त काल को भारतीय साम्राज्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था थी, ये तीनों अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, इसलिए गुप्त काल को भारतीय साम्राज्य का या एंशिएंट हिस्ट्री का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, टिक करिएगा इस पर। तो समुद्रगुप्त जो है, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। B.S. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा। क्यों कहा? क्योंकि इनकी साम्राज्यवादी नीति के कारण B.S. स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। तो समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आता है तो उससे मैं जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोगों को उस क्वेश्चन में देने का प्रयास करती हूँ, जिससे केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं समझे आप, उससे जुड़े हुए तथ्य, फैक्ट और जो भी इलेबोरेशन उसका हो सकता है वो मैं करने का प्रयास करती हूँ, जिससे कि क्वेश्चन को मल्टी डायमेंशनल रूप में आप लोग समझ सको। ठीक है, तो चलो क्लास में आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है कुमार गुप्त थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसके कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे ये, और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, ये गुप्त वंश के एक महान राजा थे, प्रथम महान राजा हुए थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुमार गुप्त ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं और 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण में रहा, और बाद में कन्नौज के सम्राट जो थे हर्षवर्धन के अधीन चला गया, और वहाँ पर इसकी समृद्धता जारी रही। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन मुख्य विषय था, और वहीं पर हेन सांग भी आया था, और उसने करीब 8 वर्ष वहाँ पर बिताए थे और वहाँ रह करके अध्ययन किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई बाकी की ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं वो मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित गुप्त वंश राजाओं को
कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है हमें। तो देखिए ये सारे गुप्त वंश के राजा हैं, तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले गुप्त वंश का राजा कौन हुआ। तो अभी मैंने ऊपर बताया गुप्त का वंश का संस्थापक जो था श्रीगुप्त था, तो जो श्रीगुप्त है वो 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है किसका, दूसरा नंबर आता है स्कंदगुप्त समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त 2 नंबर पे आएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तीसरे नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, और सबसे लास्ट में आएगा स्कंदगुप्त, ठीक। तो ये जो क्रम बनेगा 1 2 4 3 बनेगा, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, इसको ठीक करिएगा, 1 2 4 3 बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, 1 4 2 3, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का क्या अर्थ था। तो भुक्ति शब्द का अर्थ होता था एक प्रांत, प्रांत को भुक्ति कहा जाता था गुप्त काल में, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कवियों में से किसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है हरिशेन ने की है, जो कि संस्कृत भाषा में की गई है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और हरिशेन किसके दरबारी कवि थे, तो हरिशेन जो है चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग का पहला अग्रणी गणितज्ञ और खगोलविदों में से एक था। तो गुप्त काल में जो है आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। ये गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ और खगोलविद भी थे, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका कि नाम था आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम के द्वारा आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका 2 पुस्तकें लिखी गई थी, इनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर फैक्ट भी मैंने दे रखे हैं कि आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे 375 से लेके 415 ईस्वी तक, ठीक है। महान गणितज्ञ थे ये, और आर्यभट्टियम इन्होंने लिखी जब ये 23 वर्ष के थे, और इसमें आर्य सिद्धांत भी शामिल है, ये बात भी याद रखिएगा। और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे दे रखी हैं। सुश्रुत एक आयुर्वेदाचार्य थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही थे। इन्हें ही शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है, या भारत का पहला सर्जन किसको कहा जाता है, सुश्रुत को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें वीडियो पॉज करके आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्कंदगुप्त द्वारा किस प्रकार का सोने का सिक्का जारी नहीं किया गया था। तो देखिए स्कंदगुप्त ने 3 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे, तीर चलाते हुए, तीरंदाज, घुड़सवार और राजा और रानी जिन पर छपे हुए थे। मतलब जो सिक्के की 2 साइड होती हैं, एक तरफ राजा की जो है तस्वीर उकेरी गई थी और दूसरी तरफ रानी की तस्वीर उकेरी गई थी दूसरी साइड, ठीक है। तो जो सिक्का इन्होंने जारी नहीं किया था वो था बैल प्रकार का या वृषभ प्रकार का। ऐसा कोई सिक्का स्कंदगुप्त ने जारी नहीं किया था जिस पर कि बैल बना हो, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, और ये देखिए मैंने फैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, ये आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको क्या कहते थे। तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहते थे, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि जिसने पहली बार धारण की थी उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था। तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि कौन से वंश के राजा थे, ये चालुक्य वंश के राजा थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था। तो हर्षवर्धन ने 2 महान सम्मेलनों का आयोजन किया था, एक तो किया था कन्नौज में, दूसरा किया था प्रयाग में। हर्षवर्धन पहले शैव अनुयायी थे, अर्थात शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन ह्वेन-सांग के संपर्क में जब ये आए तब ये बौद्ध हो गए और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ दे रखे हैं मैंने, इनको वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, थानेश्वर से शासन करने वाले पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक वर्धन थे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रसिद्ध कवि रवि कीर्ति ने ऐहोल शिलालेख लिखा है। तो ऐहोल शिलालेख को जो है संस्कृत भाषा में लिखा है,
गया है। रवि कीर्ति इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। चौथी से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस राज्य की राजधानी रहा है? तो चौथी से 9वीं शताब्दी तक कांचीपुरम जो है पल्लव राजाओं की राजधानी रहा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें कुछ फैक्ट दे रखे हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। पल्लव दक्षिण भारत में शासकों का प्रारंभिक राजधानी रही है। कौन? कांचीपुरम रही है चौथी से 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक। पल्लव लगभग 500 वर्षों तक अपने शासन को बनाए रखने में सक्षम रहे और महेंद्र वर्मन प्रथम को पल्लवों का सबसे महान शासक माना जाता था। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। ठीक है, जब उनका राज्य अपने चरम पर था तब उनके क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र तथा दक्षिणी नदी कावेरी तक फैले हुए थे। ठीक है, महाबलीपुरम के तट मंदिर और कांची का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? पल्लवों के शासनकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, और पल्लवों का जो प्रतीक चिन्ह था सिंह और नंदी था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेन सांग भारत आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर कई वर्षों तक अध्ययन किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये चीनी यात्री था हेन सांग और इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करी थी। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, संरचनात्मक मंदिरों में के निर्माण में बेसर शैली निम्नलिखित में किसके द्वारा विकसित की गई थी? देखिए, यदि हम शैलियों की, कला शैलियों की बात करें, मंदिर निर्माण शैलियों की बात करें, तो 3 प्रकार की शैलियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। पहली तो हो जाती है नागर शैली और दूसरी हो जाती है बेसर शैली। दूसरी हो जाती है, यहाँ पे इसको बेसर शैली को इधर करिएगा, दूसरी हो जाती है बेसर शैली और तीसरी हो जाएगी आपकी द्राविड़ शैली। ठीक है, द्राविड़ शैली। तो जो नागर शैली है ये उत्तर भारत में अधिकतर चलती थी और बेसर शैली मध्य भारत में आती है, ये जैसे कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। ठीक है, और द्राविड़ शैली जो है दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगी। मीनाक्षी मंदिर, मदुरै मंदिर, जितने भी आपको दक्षिण भारत में मंदिर मिलेंगे जिनके ऊपर कुछ इस प्रकार से, देखिए मैं अभी ड्रॉ करती हूँ आप लोगों के लिए इसको। दक्षिण भारत के आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो मंदिर हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं, उनकी छत कुछ ऐसे होती है। इस शैली में जो मंदिर बने होते हैं इनको बेसर शैली कहा जाता है। और जो उत्तर भारत में चलती है, अभी हाल ही में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है ये नागर शैली में हुआ है। तो इसमें आसपास 4 मंदिर होते हैं कुछ इस तरीके से, और ये ऊपर चबूतरे पर एक मंदिर बनाया जाता है ऊंची जगह पर, और ये कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर ऊपर ये आमलक होता है। ठीक है, तो ये जो शैली है ये नागर शैली होती है और इन दोनों का मिला जुला रूप जो है ये बेसर शैली होती है। ठीक है, तो बेसर शैली निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई? ये चालुक्यों के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चालुक्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर रही है। तो देखते हैं, जो 2 कथन हमें दिए गए हैं। पहला कथन है चालुक्य क्षेत्र कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। तो ये कथन जो है पूरी तरीके से सही नहीं है, कावेरी डेल्टा तक नहीं फैला हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है ऐहोल चालुक्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और एक महत्वपूर्ण व्यापारिक एवं धार्मिक केंद्र था। तो ऐहोल चालुक्यों की राजधानी नहीं होती थी, तो ये दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ना तो 1 ना तो दोनों ना तो 2। ठीक है, दोनों ही कथन गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। पल्लवों के शिलालेखों में से किसे वाणिज्यकर्ताओं के संगठन के रूप में जाना जाता था? तो पल्लवों के जो शिलालेख मिले हैं उनमें वाणिज्यकर्ताओं के जो संगठन था उनको नगरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? तो पल्लव वंश की स्थापना जो है सिंह विष्णु ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे पल्लव वंश के राजा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब यहाँ से भूगोल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग हिस्ट्री के सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 20 में से हिस्ट्री के आपके कितने करेक्ट हुए। ठीक है, चलो अब ज्योग्राफी सॉल्व करते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष का शीर्षक कोण क्या है? तो देखिए, पृथ्वी जो है अपनी दूरी पर घूमती है, कुछ इस तरीके से ये झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ठीक है, और इसका अगर ये लाइन एक ड्रॉ कर दी जाए तो ये वाले कोण की बात कर रहे हैं, ये वाला कोण कितना है? तो ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, 23.5 डिग्री पृथ्वी
सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है और इसके साथ साथ अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी लिखा है यहाँ पे, कभी कभी आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी मिल जाए तो दोनों सेम बात है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य में मौजूद गैसें कौन सी हैं? तो सूर्य में मौजूद जो 2 गैसें हैं उनका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। देखो, आप लोग सभी जानते हो कि सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है ये नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा होती है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब 2 छोटे नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। ठीक है, तो इसे ही नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हीलियम हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर क्या बनाते हैं? हीलियम नाभिक बनाते हैं। ठीक है, ये हीलियम नाभिक बनता है, तो इसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य में। ठीक, तो इस तरीके से आप लोग याद रखोगे कि अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन बने कि हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से, हाइड्रोजन के 2 अणुओं के मिलने से कौन सा अणु बनता है, तो हीलियम बनता है। और सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 2 अणु मिलने से क्या बनता है? हीलियम बनती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और सूर्य की रोशनी जब धरती तक कितने समय में पहुंचती है? तो ये आपकी पहुंचती है लगभग 8 मिनट और 10 सेकेंड में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कहीं कहीं पर 20 सेकेंड्स भी दिया हुआ है, लगभग 8 मिनट का टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है उसे कोरोना कहा जाता है। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में जब ये सारा हिस्सा काला हो जाता है तो बाहर ये चमकता हुआ एक वलय दिखता है, ये ही कोरोना होता है। ठीक है, और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवस्था होती है तभी ये भाग दिखता है, अन्यथा नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह जोवियन ग्रह हैं या बाहरी ग्रह हैं? तो जोवियन ग्रह वे ग्रह होते हैं जो सौर मंडल के, पृथ्वी के बाहर के ग्रह हैं। तो देखिए यहाँ पे सूर्य हो जाता है, उसके बाद आपको बुध मिलेगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, अब बीच में ये बेल्ट है किसकी? एस्ट्रॉइड्स की। उसके बाद आपको यहाँ पे बाहरी ग्रह मिलेंगे। ठीक, तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गई, ये मंगल हो गया। अब इसके बाद के जो भी ग्रह हैं वो जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह कहलाएंगे। तो इसमें हो जाएगा आपका बृहस्पति, वरुण और शनि। 1, 3 और 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो, ये फैक्ट्स दे रखे हैं, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा को इंगित करता है। ध्रुव तारा आपको नॉर्थ डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, सबसे चमकीला तारा होता है ये नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूर्य के चारों ओर एक लंबी कक्षा में जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल का पिंड क्या कहलाता है? तो सूर्य के चारों ओर एक लंबी कक्षा में जमी हुई गैस, चट्टान और धूल का जो पिंड होता है उसे धूमकेतु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। और जब धूमकेतु पृथ्वी के बहुत समीप आ जाते हैं तो क्या होता है? जब ये आयनोस्फीयर के अंदर प्रवेश करते हैं तो ये जल उठते हैं। ठीक है, जल उठते हैं तो इनके पीछे जो है एक लंबी सी पूंछ दिखाई देती है, ये धूमकेतु होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में उर्स मेजर तारामंडल को क्या रूप में जाना जाता है, या उर्स मेजर तारामंडल को क्या कहा जाता है? तो उर्स मेजर तारामंडल जो है भारत में इसको सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो जो अगुलहास की धारा है ये आपकी हिंद महासागर की धारा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे मैंने हिंद महासागर की और जो धाराएं होते हैं वो दे रखी हैं। तो इनमें से पहली तो हो जाएगी उत्तर पूर्व मानसून बहाव, दक्षिण पश्चिम मानसून बहाव, उत्तरी इक्वेटोरियल धारा जो कि गर्म है, दक्षिणी इक्वेटोरियल धारा ये भी गर्म धारा है, सोमाली की धारा ठंडी धारा है, मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, और मेडागास्कर की जलधारा जो कि हिंद महासागर में मिलेगी ये भी गर्म है। उसके बाद अगुलहास है, अगुलहास भी गर्म है, और पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा जो है ठंडी जलधारा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अपलेशियन पर्वत, यहाँ पे अपलाचियन लिखा हुआ है लेकिन
आपको ये अपलेशियन भी देखने को मिल जाता है। तो अपलेशियन पर्वत किस महाद्वीप का हिस्सा है? अपलेशियन पर्वत आपको मिलेगा नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है? तो उत्तरी अटलांटिक होता हुआ जो व्यापारिक मार्ग है, समुद्री मार्ग है, ये सबसे व्यस्ततम मार्ग है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, विश्व की सबसे बड़ी नदी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह बेसिन के हिसाब से यहाँ पर पूछा गया है। दक्षिणी अमेरिका में आपको देखने को मिलेगी, साउथ अमेरिका महाद्वीप में, जिसका कि नाम है अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जल अपवाह तंत्र है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो वो हो जाती है नील नदी। ठीक है, अमेजन नदी दुनिया के सबसे बड़ी नदी है, और जबकि लंबी कौन है? नील नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, और ये दक्षिण अमेरिका से होकर के बहने वाली सबसे बड़ी नदी है कौन? अमेजन नदी। अमेजन नदी निकलती कहाँ से है? ये एंडीज पर्वत से निकलती है, पेरू से। ठीक है, पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला और कोलंबिया के बाद इक्वाडोर और ब्राज़ील से होकर के बहती है। ठीक, अमेजन नदी अपना पानी कहाँ पर गिराती है, या अपना जो जल है कहाँ पर विसर्जित करती है? अटलांटिक महासागर में विसर्जित करती है। और अमेजन नदी पर कोई भी पुल नहीं बना हुआ है उसकी चौड़ाई में। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और अमेजन नदी का ज़्यादातर जो अपवाह तंत्र है वो ब्राज़ील में है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्त आपको कहाँ मिलेगा देखने को? तो प्रशांत महासागर जाएंगे तब आपको मेरियाना गर्त मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक आयर किस महाद्वीप का सबसे निचला बिंदु है? तो लेक आयर एक झील है और ये आपको कहाँ पर मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। ठीक है, और ये सबसे नीचे झील है, निचला बिंदु है कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है आपको मिलेगा एशिया में। ठीक है, एशिया में मिलेगा गोबी मरुस्थल। ये एक ठंडे प्रकार का मरुस्थल है और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों के अधिकांश हिस्सों में फैला हुआ है और गोबी एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। एशिया में कुछ और भी मरुस्थल स्थित हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? थार, जो कि भारत में है। ठीक है, तकला मकान चाइना में मिलेगा, चेलिस्तान, कियाजिलीकुलम मरुस्थल मिलेगा, कराकोरम भी मरुस्थल आपको कहाँ पर मिलेगा? एशिया में ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो फॉकलैंड की जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म पानी की जलधारा है, ब्राज़ील भी गर्म पानी की है, जापान की धारा जो है ये भी गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ठंडी जलधारा हो जाएगी फॉकलैंड की धारा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ पर्वत शिखर दे रखे हैं, दूसरी तरफ महाद्वीप दे रखे हैं। किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा, माउंट मैकिनले आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा और अकांकागुआ साउथ अमेरिका में मिलेगा। लेकिन अल्ब्रुस जो है एशिया में नहीं मिलेगा, ये आपको यूरोप महाद्वीप में मिलेगा। ठीक है, अल्ब्रुस पर्वत जो है यूरोप में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर हम सभी जानते हैं कौन सा है? प्रशांत महासागर है। मेरियाना ट्रंच या मेरियाना गर्त आपको कहाँ मिलेगा? प्रशांत महासागर में मिलेगा। तो ये तो थे हमारे आज के ज्योग्राफी के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इससे पहले हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अभी आप लोग मुझे बताना कि आउट ऑफ 20 आप लोगों का कितना स्कोर रहा ज्योग्राफी में। ठीक है, और ओवरऑल कितना स्कोर रहा आउट ऑफ 40, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और मैं डेली बेसिस पर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आती हूँ। यूपी का जब तक यूपीपी का री एग्ज़ाम नहीं हो जाता, यूपी पुलिस का, तब तक कि डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और मेरी कोशिश भी यही रहेगी कि टॉपिक वाइज हम लोग पहले सारे टॉपिक्स को कवर कर लें। जीके जीएस का
पेपर मैं लेकर के आती हूँ। तो ये पेपर आपको डेली मिलेगा जब तक कि आप लोगों का पेपर कंडक्ट नहीं हो जाता। इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, आप लोग अपने गोल पर फोकस करिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए। और प्रैक्टिस सेट रिवीजन करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।